हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एमपी सिविल जज की एग्ज़ाम 2018 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये सेकंड पार्ट है उस पे 2018 का जो एमपी सिविल जज का जो पेपर है हुआ था उसका ये सेकंड पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था इस पेपर का। जो फर्स्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन से, अब सेकंड पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। 1908 ये सीपीसी का पार्ट है। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता व्यादेश की डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है तब तब ऑप्शन ए1 निष्पादनीय नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, निर्णय त्रीणी के सिविल कारावास से उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है। थर्ड, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 रूल 2A के तहत याचिका प्रस्तुत कर निष्पादनीय है। फोर्थ है, नया वाद प्रस्तुत कर निष्पादनीय है। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड। इसका आंसर है निर्णय त्रीणी के सिविल कारावास से उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना की डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, संपत्ति की कुर्की या सिविल कारावास अथवा दोनों के द्वारा। सेकेंड, संपत्ति की कुर्की के द्वारा। थर्ड, कारावास के द्वारा। फोर्थ, विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर। तो इसका राइट आंसर है संपत्ति की कुर्की के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं है। Which one of the following statement is incorrect regarding the compromise under Order 23rd Rule 3 of Civil Procedure Code? तो इस ऑप्शन 1 है, पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। सेकेंड, लिखित एवं विधिपूर्ण करार से संबंधित हो। यह थर्ड, यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही ही हो जो दावे के वाद की विषय वस्तु है। फोर्थ, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत यदि समझौता शून्यकरणीय है तब इस नियम के तहत भी शून्यकरणीय होगा। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। इसका आंसर है, यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की वाद की विषय वस्तु है। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। चौथा क्वेश्चन, जहां वाद आदेश 9 नियम 8 ऑर्डर 9 रूल 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया जाता है वहां उसी वाद हेतु के लिए वादी ऑप्शन ए1 नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा। सेकेंड, परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा। थर्ड, खारिजी को अपास्य कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। फोर्थ, नया वाद ला सकेगा। इसका राइट ऑप्शन है 1। इसका आंसर होगा 1,
नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, सिविल प्रक्रिया संहिता बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष। ऑप्शन फर्स्ट, सभी परिस्थितियों में प्राज्ञ का परिचालन होगा। प्राग न्याय का परिचालन होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सभी परिस्थितियों में प्राग न्याय का परिचालन होगा। सेकंड, प्राग न्याय का परिचालन नहीं होगा। थर्ड, विशेष परिस्थितियों में प्राग न्याय का परिचालन होगा। फोर्थ, प्राग न्याय का परिचालन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है सेकंड, प्राग न्याय का परिचालन नहीं होगा। बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष का प्राग न्याय का परिचालन नहीं होगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6, सिविल प्रक्रिया संहिता विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के विभाजन का वाद। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कहाँ पर चलेगा, मतलब कौन सी जगह चलेगा जहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के बाद, जहाँ अलग अलग शहरों में कोई प्रॉपर्टी है, अलग अलग शहरों में। ऑप्शन फर्स्ट है, पृथक पृथक वाद उन शहरों में संस्थित करना पड़ेगा जहाँ की संपत्तियां स्थित है। सेकंड, संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित हो। थर्ड, उस शहर में संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में बहुसंख्यक संपत्ति अधिकतम मूल्य की संपत्ति स्थित हो। फोर्थ, संपत्ति संस्थित किया जा सकता है जहाँ की प्रतिवादीगण या उनमें से एक प्रतिवादी निवास करता हो। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित हो। उस शहर में किया जा सकेगा जहां पर प्रॉपर्टी हो। क्वेश्चन 7 है, धारा 148 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा कुल कितने से अनधिक समय बढ़ाया जा सकता है। तो समय कितना बढ़ा सकता है, इसमें 148 दिया है। 148 में दिया है कि समय कितना बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 148 में दिया है। ऑप्शन है 90 दिवस, 60 दिवस, सेकेंड ऑप्शन में 60 दिवस, थर्ड में 45 दिवस और फोर्थ है 30 दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा 30 डेज। 30 दिन तक अधिकतम समय बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम लिमिट, इसकी लिमिटेशन है 30 डेज। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, सिविल प्रक्रिया संहिता वाद इसलिए विफल हो सकता है कि ऑप्शन 1, उचित पक्षकारों के असंयोजन से। सेकेंड, आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन से। और थर्ड है आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन। फोर्थ, उचित पक्षकारों के कुसंयोजन। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, आंसर होगा इसका राइट, आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से वाद विफल हो सकता है। अगर पक्षकार, जो आवश्यक पक्षकार है उनका असंयोजन कर दिया गया है,
उनको क्रम में नहीं रखा गया है या उनको संयोजित नहीं किया गया है, जो आवश्यक है पार्टी उनको छोड़ दिया गया है, तो फिर वाद विफल हो सकता है। क्वेश्चन 9 है, सिविल प्रक्रिया संहिता सरकार के विरुद्ध वाद संचित नहीं किया जा सकता है जब तक अवसान न हो गया हो। ऑप्शन 1 लिखित सूचना प्रदत्त करने के 1 माह के पश्चात। सेकेंड ऑप्शन है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 3 माह के पश्चात। थर्ड है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 2 माह के पश्चात। और फोर्थ है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 6 माह के पश्चात। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। इसका राइट आंसर है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 2 माह के पश्चात सरकार के विरुद्ध वाद संचित नहीं किया जा सकता जब तक कि अवसान न हो गया हो। किसका 2 माह के पश्चात, 2 महीने नहीं व्यतीत हो गए हो, बीत नहीं गए हो, जब तक हो सरकार के विरुद्ध वाद संचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 10 है, सिविल प्रक्रिया संहिता रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस की रीट पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। हेबियस कॉर्पस की जो रीट है उस पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता, मतलब इसमें पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा कि पहले कोई सजा दे दी गई वाला पूर्व अगर कोई फैसला हो गया है तो उसमें हेबियस कॉर्पस की रीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बंदी को छूट मिल सकती है। इसमें जो बंदी व्यक्ति है उसको ये याचिका लग सकती है, उसके लिए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, मतलब रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है उसमें जो है उस पर रोक नहीं लगा सकता हेबियस कॉर्पस की रीट पर। क्वेश्चन 11, सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है। ऑप्शन 1 मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार। सेकंड जुलूस निकालने का अधिकार। थर्ड मंदिर पूजा करने का अधिकार। फोर्थ इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका इनमें से सभी। क्वेश्चन 12 है, आदि ऑर्डर 20 रूल 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिक्री में तारीख होगी। कौन सी तारीख होगी उस डिक्री जब डिक्लेयर होती है, डिक्री बना दी जाती है, तैयार हो जाती है, उसमें तारीख कौन सी होगी। तो उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया। तो इसका राइट आंसर यही है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर। उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया उस दिन की तारीख डिक्री में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 13, जहां पर एक दावा आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उपशमित अथवा खारिज होता है तो उसी वाद कारण पर ऑप्शन 1 न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया वाद दायर हो सकता है। सेकंड कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता। थर्ड यदि पर्याप्त कारण दरभीद है तो नया वाद दायर हो सकता है। फोर्थ पक्षकारों की सहमति से नया वाद संचित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता है अगर जहां एक वाद दावा ऑर्डर 22 सिविल के तहत ऑर्डर 22 के तहत खारिज हो गया ना, तो फिर नया वाद नहीं लाया जा सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। अब क्वेश्चन 24, सिविल प्रक्रिया संहिता विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन 1 आदेश 32A सीपीसी में, ऑर्डर 29 सीपीसी में, ऑर्डर 34 सीपीसी में, ऑर्डर 37 सीपीसी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्डर 37 सीपीसी में विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित समरी प्रोसीजर का जो प्रावधान दिया गया है, जो प्रोविज़न दिया गया है, वो ऑर्डर 37 सीपीसी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन 25
दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाने से संबंधित क्वेश्चन 15, दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाए जाने से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान आदेश है? ऑप्शन 1 है आदेश 13 सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑर्डर 13 सीपीसी, ऑर्डर 5 सीपीसी, ऑर्डर 17 सीपीसी, ऑर्डर 24 सीपीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑर्डर 13 सीपीसी। तो ये थे हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपकी कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक्स।